अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एसईओ मास्टरी कोर्स के जो है आखिरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम देखेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में कि टेक्निकल एसईओ क्या है, इसकी क्या अहमियत है और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। टेक्निकल एसईओ की जो है क्या चीज़ें हैं। तो देखो भाई, एक एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट होने के नाते टेक्निकल एसईओ के जो है बाज़ बातें बिगिनर्स के लिए तो ज़रूरी हैं और बाज़ जो डिटेल बातें होती हैं उसके लिए आपको डेवलपर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले जानते हैं कि टेक्निकल एसईओ है क्या। तो टेक्निकल एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू हेल्प सर्च इंजन टू फाइंड एंड इंडेक्स योर पेजेस। बस ये एक प्रोसेस है टेक्निकल एसईओ जिसमें हम सर्च इंजन की मदद करते हैं हमारी वेबसाइट को फाइंड करने में, यानी ढूंढने में, और ढूंढने के बाद उनकी जो है क्या बोलते हैं, उनकी लाइब्रेरी में जो है इंडेक्स करने के लिए कि सर्च इंजन हमारे पेजेस को इंडेक्स कर लेता है। अब जो है टेक्निकल एसईओ के उसमें जो है बुनियादी तौर पर अहमियत क्या है। अहमियत क्या है बोले तो आपको उसके डेफिनेशन से बात मालूम हो गई कि टेक्निकल एसईओ क्या करता है, हमारी सर्च इंजन के लिए हमारी वेबसाइट को दरियाफ्त करवाता है। यानी सर्च इंजन जो है हमारी वेबसाइट को फाइंड करना, फिर उसको इंडेक्स करना, अपनी हमारी वेबसाइट को समझना, ये तमाम बातें जो प्रोवाइड की जाती हैं वो टेक्निकल एसईओ से की जाती हैं। तो इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं कि टेक्निकल एसईओ ये ऑन पेज एसईओ का ही हिस्सा है, क्योंकि ये काम भी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है, वेबसाइट के बाहर नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स लग जाते हैं और थोड़ा जो है डेवलपर का भी काम आ जाता है, इसलिए इसको टेक्निकल एसईओ कहते हैं। अब आ जाइए टेक्निकल एसईओ में जो थोड़े बहुत टॉपिक्स देखेंगे हम लोग आज की क्लास में, वो नो इंडेक्स के बारे में देखेंगे, robots.txt के बारे में देखेंगे, साइट मैप्स के बारे में देखेंगे, रीडायरेक्ट के बारे में देखेंगे, कैनोनिकल टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गूगल सर्च कंसोल में बहुत सी मर्तबा देखने को मिलेगा, उसके बारे में देखेंगे, कैशिंग वेबसाइट के बारे में देखेंगे और कंप्रेसिंग इमेजेस के बारे में देखेंगे। यानी इनके बारे में देखेंगे और इन डिटेल इन तमाम चीज़ों को, इनमें से अक्सर चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं गूगल ये AHREF के वेबमास्टर टूल की तरफ। चलिए भाई, ये जो है आपका AHREF का जो है फ्री का जो है टूल है और आपने भी जो है मेरे ख्याल से आपकी वेबसाइट को लिस्ट कर लिया होगा। तो नॉर्मली जो है ये अपनी आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। क्रॉल करने के बाद ये तो स्किप हो गए। सपोज 19 दिसंबर को मेरा क्रॉल हुआ था तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो क्रॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट के बारे में ये डिटेल देता है। क्रॉल्ड URLs 732, इंटरनल 494 है, रिसोर्सेज 238 है, हेल्थ स्कोर 76 गुड है, एरर्स 174 है, वार्निंग्स 1916 है, नोटिसेस 1030 है। एरर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, URL विदाउट एरर्स 559 है, URLs विद एरर्स 173 है। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए हम थोड़ा नीचे आएंगे पहले और यहाँ पर आकर देखेंगे कि टॉप इश्यूज हमारे क्या हैं। आप भी अगर आपकी वेबसाइट को जाइए, फ्री का है देखो भाई AHREF की तरफ से, तो वेबमास्टर टूल में अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देंगे तो वो डेली आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक पहला इशू जो आता है, टॉप इश्यूज बोले तो दिस चार्ट लिस्ट द कॉमन इश्यूज डिस्कवर्ड ऑन क्रॉल, यानी अक्सर तौर पर ये आते हैं। तो ऑर्फन फेज, ये बात याद रखना, ऑर्फन यानी यतीम, यानी आपकी वेबसाइट पर एक ऐसा ये यतीम पेज है, इसको आपकी वेबसाइट से ही कोई भी इंटरनल लिंक नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पर यहाँ देखेंगे क्रॉल्ड 95 मरतबा हुआ, चेंज एडेड मिसिंग नहीं है। अब इशू देखो, AHREF की खासियत ये होती है कि वो इशू के बारे में बता देता है। ऑर्फन पेजेस ऑफ ए वेबसाइट हैव नो इनकमिंग इंटरनल लिंक, यानी आपकी वेबसाइट से ही आपके उस पेज को इंटरनल लिंक कौन सी भी नहीं आ रही, यानी आपने उसको बिल्कुल यतीम कर दिया। अगर ऐसा होगा तो सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, कैन ओनली डिस्कवर सच पेजेस फ्रॉम द साइट मैप फाइल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स। वेबसाइट विजिटर्स वोंट बी एबल टू गेट टू दिस पेज फ्रॉम एनी अदर पेज ऑन योर वेबसाइट। देखो भाई, अपनी वेबसाइट जो होती है उसमें हर पेज ना एक झाड़ की किस्म से होता है, तो हर पेज को एक ना एक कम से कम ब्रांच पहुंचनी चाहिए
और आपकी पोस्टिंग में से कहीं ना कहीं इंटरनल लिंक्स होने चाहिए। इसका आइडिया आप जो है, आप जब योस्ट को यूज़ करते हुए आपकी वेबसाइट पर पोस्टिंग कर रहे थे, उस वक्त आपने देखा होगा कि योस्ट ने जो है आपको एसईओ के बारे में जब मुतनब्बे किया, जब उसने याद दहानी की है, तो वहाँ पर जो है नो इंटरनल लिंक्स, नो एक्सटर्नल लिंक्स कहा है। तो इंटरनल लिंक आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए और हर पेज को कोई ना कोई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कौन से यूआरएल्स अफेक्टेड है मेरी वेबसाइट के। तो अफेक्टेड यूआरएल्स देख लिए तो जो है यहाँ पर आपको बाज़ यूआरएल्स मिल जाएंगे। अब देखो भाई, अब बाज़ यूआरएल्स जो होते हैं वो गैर ज़रूरी होते हैं। क्यों? अब देखो यहाँ पर जो है आप इसका देखो यूआरएल देखो, farhanbajrai.com/टैग। अब ये जो आपके वर्डप्रेस में टैग्स हम यूज़ करते हैं, ये यूआरएल को हम लिंक क्यों करेंगे? ये जो टैग है, टैग का जो पेज होता है, उसको हम लिंक नहीं करेंगे ना। तो अब ये एरर आने के बाद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इल्ला ये कि जो है कि सेम कैटेगरी के टैग्स को जो है आप किसी वेब पेज पर जो है, जैसा बेस्ट उर्दू बुक्स वाले करते हैं ना कि पूरे उलमा की किताबें एक जगह हो गई, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी साहब की किताबों का एक कैटेगरी बना दिया, एक टैग बना दिया और उसको जो है लिंक करना शुरू कर दिया। वैसा ज़रूरत पड़ी तो कर लें, वरना इसका कोई इशू नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये एरर ना हो। जैसे देखो, अ कंप्लीट गाइड टू कीवर्ड रिसर्च, ये एक पेज है मेरा, इस पेज को कहीं से भी बैकलिंक नहीं है, यानी इंटरनल लिंक भी नहीं है। तो अब इंटरनल लिंक नहीं होगी तो गूगल को जो है साइट मैप के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने का। तो उससे जो है आपके ये पेज क्रॉल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो आप कोशिश करेंगे कि इसको कहीं ना कहीं से एक इंटरनल लिंक दे दें। ऑर्फन पेज समझ में आया? भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बराबर ना? अब उसके बाद ये दूसरी चीज आ रही है HTTPS और HTTP मिक्स कंटेंट। बाद वक्त क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के दो फॉर्मेट आ जाते हैं। एक आ जाता है HTTPS, ठीक है, farhanbajrai.com, ठीक है। दूसरा जो है विदाउट एस का आ जाता। और ये इशू आया तो जो है, खैर मैं तो फोर्स HTTPS करे हुआ हूं, लेकिन इन्हों यहां पर इशू बता रहे हैं, तो क्या इशू है देख लेंगे। तो यहां पर आपको इशू की डिटेल मिल जाएगी और उसको फिक्स करने का यहां पर तरीका मिल जाएगा। आप यहां पर आकर देखिए व्यू अफेक्टेड यूआरएल्स, तो यहां पर आ जाइए। यहां पर सिर्फ ये एक पेज है जिसको वो अफेक्टेड बता रहा है, और एरर क्या था कि मिक्स कंटेंट है। मिक्स कंटेंट में आकर देखिए लिंक्ड इमेजेस, देखो ये इमेजेस जो हो गए, ये जो है HTTP का है, इसको क्लिक करो आप। भाई ये तो HTTPS ही है पूरा वेबसाइट, तो फिर ये HTTP कहां से? नहीं, शुरू में जब अपन जो है SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने से पहले अगर वेबसाइट बना लिए तो दो आपके मॉड्यूल हो जाते, समझे? तो वो पुराने मॉड्यूल को जो है आपको चेंज करना पड़ता। तो मैं तो फोर्स HTTPS कर चुका हूं, लेकिन ये एरर जो है बाद वक्त जो है गलतफहमी की बुनियाद पर भी आ जाता है। यानी तो दूसरा क्या करना, वर्डप्रेस में जाकर सेटिंग्स, जो जनरल सेटिंग्स होते हैं, वर्डप्रेस पर जो जनरल सेटिंग्स होते हैं, वहां पर जाकर इसको चेंज कर देना। बताता हूं उसको मैं। तो ये एक दूसरा हो गया। तीसरा है कैनोनिकल पॉइंट्स टू रीडायरेक्ट। ये क्या है भाई? सिमिलर और डुप्लीकेट पेजेस ऑफ ए वेबसाइट मस्ट स्पेसिफाई द कैनोनिकल पेज। भाई होता क्या है, सपोज मैं मेरी वेबसाइट पर आया, ठीक है, ये जो मेरा पेज है HTTPS/ वो जो भी URL है farhanbajrai.com, व्यू पेज सोर्स करा और यहां पर जो है कैनोनिकल जो है, तो मेरा जो ये लिंक है, ये लिंक दिख रहा है, मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं सब।
हम तो कोडिंग करके नहीं बनाए ना भाई, हम तो वर्डप्रेस से बनाए। तो वर्डप्रेस से जब बनाएंगे तो आप देखना कि आपका जो मेन पेज है, होम पेज, उसके वास्ते जो है ये कैनोनिकल लिंक REL इज इक्वल टू कैनोनिकल लिखा हुआ रहना, पहली बात होम पेज पे ये रहना। अब दूसरे पेजेस पे ये इश्यू कहां पर आ रहा देखेंगे, व्यू अफेक्टेड पेजेस, farhanbajre.com यूजर, इसके बारे में एरर क्या दे रहा है वो, पेजेस विथ कैनोनिकल पॉइंटिंग टू रीडायरेक्ट। देखो इन्हों बोल रहे हैं कि URL ये है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 0 है, HTTP स्टेटेड कोड 200 है, 200 यानी बराबर है, इज इंडेक्सेबल पेज नो, ये इंडेक्स नहीं हो रहा, कैनोनिकल URL ये है अब इस ये URL को क्लिक करो, फुल URL क्या है, ये है बराबर, URL में कुछ एरर है, ये तो कैनोनिकल बराबर है, फिर इन्होंने एरर के को दे रही, तो इसको क्लिक करो, अब इधर आ जाऊं, ये क्या हो गया कि मेरी वेबसाइट में जो है वो प्लगइन भी है कि जिसमें जो है मैं यूजर्स को बनाता हूं, यानी यूजर को एक्सेप्ट करता हूं और वो जो है लॉगिन होकर मेरे कोर्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो है मैंने एक यूजर बनाया फरहान बाजरे के नाम से, तो उन्होंने कह रहे हैं कि जो है कि फुल URL क्या है, डोमेन नेम ऑब्लिक यूजर ऑब्लिक फरहान बाजरे, ठीक है, कैनोनिकल क्या है, farhanbajre.com यूजर। तो ये पेज को मैंने कैनोनिकल कर दिया है, यानी मेरा मेन पेज है कह दिया है, और इस पेज को मैंने डुप्लीकेट पेज कह दिया है। तो इसमें हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको टेंशन लेने की जरूरत भी इसमें नहीं है। मतलब भाई फरहान बाजरे अगर वहाँ यूजर नेम नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखाता भाई। नहीं, ये हाँ वो यूजर नेम होता तो नहीं है। बताओ, अगर हम इधर आएंगे सर्च कंसोल में, सर्च कंसोल का पेज बता रहा आपको, यूजर ऐड करने से कोई प्रॉब्लम आ रहा है। कैनोनिकल का क्या होता है, बस डुप्लीकेट पेज है, देखो अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग बोल के दे रहा ना, इसको क्लिक कीजिए तो ये आपको अफेक्टेड पेजेस बता देगा, 8000 पेजेस है कहते हैं। हाँ बाजरे ऑनलाइन बोले तो बहुत हो जाएगा। देखो भाई ये मेरा URL का आखिरी में देखो AMP दिख रहा, AMP क्या है, मोबाइल के लिए, हाँ परसों आई थी शायद बात। अब देखो लाजिम बात है, मेरे जितने पेजेस है वेबसाइट के उसका मोबाइल पेज वर्जन भी है, AMP वर्जन, ठीक है। तो अब वो उतने पेजों को ये एरर बताएगा ना, नहीं समझे, हाँ देखो ये पेज को अपन विजिट करते हैं, गैलेक्सी लस्सी सईदाबाद, ये लोड हो गया। तो ये मोबाइल पे जो है ऐसा सिंपल दिखता है, ठीक है ना। अब ये मैं AMP हटा दूं, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा, समझे, थोड़ा लोड वोड होके जो है। तो अब दोनों भी सेम पेज है ना, डुप्लीकेट पेज हो गया ना, AMP वाला कंटेंट सेम है, सब सेम है, कुछ तब्दीली नहीं है, बस वो AMP मोबाइल के वास्ते एक्सेलरेटेड पेज है और ये जो है डेस्कटॉप का पेज है। तो ये मेरा कैनोनिकल पेज है। देखो अभी व्यू पेज सोर्स करो और कंट्रोल F करो, शायद यहां पर भी आपको बताना चाहिए, देखो लिंक इज इक्वल टू कैनोनिकल। अब वो AMP में कैनोनिकल नहीं बताता, AMP का भी देख लेंगे। देखो AMP में क्या देना, यहां पर इसको थोड़ा मूव करता हूं मैं ऊपर, देखो AMP में क्या दे रहा, लिंक रेल कैनोनिकल इज इक्वल टू ये वाला दे रहा, अपना मेन वाला दे रहा, दिख रहा। तो हम मेंशन कर देने का, अगर आप नॉर्मली HTML पर जो है PHP यूज करके वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पर आपको ये लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम CMS यूज कर रहे हैं, तो वो अक्लमंदी का मुजाहरा कर कर जो है जिसको कैनोनिकल रखना है वो कर दे रहा। और गूगल हमेशा आपकी बात नहीं सुनता, अगर आप बोलेंगे कि नहीं भाई इसको जो है कैनोनिकल कर दो बोले तो गूगल नहीं मानेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये मोबाइल फोन के वर्जन का है। बात समझ में आई? चलिए, नो इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा आपको इश्यू मिलता है। मेरे देखो आ जाओ इधर, देखो नो इंडेक्स के मेरे को बहुत मिलेंगे। थोड़ा म्यूट कर लें अगर फोन बज रहा हो तो। देखो कहाँ है, नॉट फाउंड, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग।
देखो अब ये जो है जाकिर भाई, आपको ऐसी इश्यू आया था ब्लॉक्ड बाई robots.txt बोल के आया था, लेकिन ऐसी था यूआरएल जो था ऐसा टेढ़ा बिंगा था। तो इनको भी समझेंगे हम, इन्हों क्या बता रहे हैं देखेंगे। नो इंडेक्स का पहले, पेज विथ नो इंडेक्स मेटा टैग, नो इंडेक्स मेटा टैग इज यूज्ड ऑन ए पेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सर्च इंजन इंडेक्सिंग। भाई देखो नो इंडेक्स कब इस्तेमाल करते हैं मालूम, बाज आपकी वेबसाइट के पेजेस होते हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसका कुछ भी फायदा नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं कि गूगल को कई को टेंशन, सर्वर पे कई को लोड, तो उन पेजेस को बोल देते हैं नो इंडेक्स, यानी गूगल जो है इन पेजेस को आके खाली पीली की टेंशन ना लें, वो इनको इंडेक्स ना करें, तो वैसे पेजेस को कहते हैं नो इंडेक्स। लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि गलती से जो है आपकी वेबसाइट के पास पेजेस जो है नो इंडेक्स हो जाते हैं और वो आपके लिए अहमियत के होते हैं, तो आप उनको देख लेना। अब इन्हों बता रहे हैं कौन से पेजेस से देखिए इन्हों जो है नो इंडेक्स के, यानी गूगल इसको इंडेक्स नहीं करना। farhanbajre.com फीड, भाई देखो ये बहुत सा होता है, आप जो है अगर RSS यूज करेंगे, RSS यूज करेंगे, RSS यूज करेंगे तो आपकी हर पोस्ट के साथ जो है फीड बोल के बन जाएगा, आपकी हर पोस्ट के साथ जो है ऑटोमेटिकली फीड बोल के बन जाएगा। ये जाकिर भाई की वेबसाइट है और उसका ये RSS है, समझे। RSS मतलब RSS का फुल फॉर्म आता है, ये जो है क्या बोलते हैं, जो आपके रजिस्टर होते ना यूजर्स, उनको जो है नई पोस्ट आते की जो है उन्हें बता देता, रियली सिंपल सिंडिकेशन बोलते हैं उसको। तो वो RSS जो है वो क्या करता, बिल्कुल ऐसे सिंपल फॉर्म में जो है आपकी वेबसाइट की डिटेल उनको भेज देता, उन्होंने क्लिक करके आपकी वेबसाइट को आ गए तो जो है आपकी वेबसाइट फुल लोड हो जाती। तो आपके जितने भी पोस्ट होंगे, जाकिर भाई की वेबसाइट हो या डिजिटल मुबशिर की हो, डिजिटल मुबशिर कहाँ है भाई, कभी किसी की ले लिया, कभी किसी की ले लिया, या किसी एक बंदे ही की ले लिया, तो जो है थोड़ा कुछ भी कोई भी समझना नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर आकर फीड लिख दो, लोड हो रहा है, मिल गया फीड। तो ये आपके हर पेज के साथ बनेगा, तो हर पेज के साथ बनेगा, और हम ये चाहते भी नहीं कि गूगल इसको रिंग करे, गूगल की क्रॉलर आकर इस पेज को रीड करें, हम चाहते भी नहीं, क्योंकि गूगल पे इससे कुछ भी रैंकिंग का मसला नहीं रहता। तो अगर ये नो इंडेक्स में है तो हमको नो इश्यू, तो लाइक टेंशन फ्री हो जाना। अब देखो ये लॉगिन का पेज है, लॉस्ट पासवर्ड का पेज, तो हम इसको कई को गूगल पे इंडेक्स कराएंगे, जरूरी है क्या गूगल इसको सर्च कर आए, इसमें कुछ अहम डेटा है क्या, नहीं है। लॉगिन पेज है, इसमें भी आपका डेटा नहीं रहता। टॉप आर्टिकल्स हैं, ठीक है, टॉप आर्टिकल्स बोले तो मेरी ये कैटेगरी है, इसको अगर नो इंडेक्स किया तो मेरे को कुछ भी इश्यू नहीं है। आपको देखना ये है कि आपके कोई पेज को अगर वो नो इंडेक्स कर दिया तो वहां पर जाकर जो है आप नो इंडेक्स हटा देंगे। जैसे आ जाओ इधर नो इंडेक्स पे, देखो यहां पर भी तकरीबन टेढ़े बिंगे पेजेस है, और मैं थोड़ा पूरे 500 पेजेस को देखूं तो पूरे नो इंडेक्स टैग के है ना, तो मेरे को ऐसा कोई पेज नहीं दिख रहा है कि जिसको नो इंडेक्स पे रहने से प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर भी ये पेज दिख रहा था, लेकिन यहां पर कमेंट्स का सेक्शन है, तो कमेंट का सेक्शन इंडेक्स होना मेरे को ज़रूरी नहीं है। देख लेना कि आपका कोई अहम पेज नो इंडेक्स में ना है, अगर बाकी के बेकार पेजेस नो इंडेक्स में है तो लाइट ले लेना, मसला कुछ भी नहीं है, बराबर। अगर आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे बोले तो जो है आपको जो है robots.txt में आके उसमें जो है टैग होता है नो इंडेक्स, उसको मेट देना पड़ेगा। robots.txt में आएंगे हम अभी। इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग करना, यानी लाइब्रेरी में जैसा आप बुकों को एक जगह जमाते ना, वैसा। देखो मिसाल के तौर पर जाकिर भाई का क्वेश्चन आया था ना, तो ये पेज को हम चले जाते हैं, कौन से पेज को चले जाते हैं, ये पेज को मेरे चले जाते हैं, नो इंडेक्स टैग है ना इसमें, व्यू पेज सोर्स करो,
और देखो कंटेंट इज इक्वल टू नो इंडेक्स, मेटा नेम इज इक्वल टू रोबोट्स, कंटेंट इज इक्वल टू नो इंडेक्स। और अपन ये नो इंडेक्स को हटाने के लिए जो है ये योस्ट वगैरह की प्लगइन भी अपने काम में आती है, तो अपन तो पूरे प्लगइन से काम करेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कोई प्लगइन है ना वो वर्डप्रेस के लिए? जी एरेफ का भी इसी प्लगइन है, AHREF का। हाँ शायद क्योंकि वो इश्यू मेरे साथ आया नहीं ना, ये बस वेब पेजेस को जो ब्लॉक कर दिया गया था वो इश्यू आया, तो robots.txt का किया था मैं, बाकी के क्योंकि इश्यूज आए नहीं। नो फॉलो पेज, टॉप आर्टिकल्स के लिए मुझे कोई भी फॉलोइंग का पेज देना नहीं है, इसलिए मेरे को ये इशू की ज़रूरत नहीं है। अक्सर आपके यही होंगे, इल्ला ये कि कोई जो है टेढ़ी बिंगी जो है अ नो फॉलो मेटा टैग इज यूज्ड ऑन ए पेज टू इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन क्रॉलर्स नॉट टू फॉलो द लिंक्स। इन लिंक्स को फॉलो नहीं करने का आपको हम हुक्म देते हैं, तो इसको नहीं फॉलो करे तो अच्छा है। उसके बाद नो इंडेक्स हो गया, नो फॉलो हो गया, ऑर्फन पेज हो गया। 3 एक्सेस 3 डायरेक्ट, आप गूगल आकर जो है कीजिए 3 एक्सेस रीडायरेक्ट्स, ठीक है, तो आपको बहुत से कोड मिलेंगे, ठीक है ना। यानी 3 एक्सेस की जगह पे 0, 1, 0, 2 कुछ भी आ सकता है। नॉर्मली बेसिकली जो है जो यहां पर मेरी वेबसाइट पे बता रहे हैं हम उसको देख लेंगे। देखो एक है 302 फाउंड एरर, आप इसको गूगल कर लो। तो 302 फाउंड एरर बोले तो जो है रीडायरेक्ट स्टेटस रिस्पॉन्स कोर इंडिकेट्स दैट द रिसोर्स रिक्वेस्टेड हैज टेम्परली मूव, यानी आपकी वेबसाइट जो है वो हिस्सा टेम्परली मूव हुआ। ये यूआरएल पे क्लिक करो, इन्हों क्या बता रहे हैं, देखो यहां पर देखो फुल यूआरएल क्या है, ऑब्लिक ऑथर ऑब्लिक फरहान बाजरई, और रीडायरेक्ट यूआरएल क्या है, ऑब्लिक यूजर ऑब्लिक फरहान बाजरई। यहां हुआ क्या कि ऑथर में भी फरहान बाजरई का नेम है, यानी मेरी मेन वेबसाइट है वो, और साथ में मैं यूजर के तौर पर भी फरहान बाजरई से आया। तो यहां पर क्या हो गया कि टेम्पररी मूव का एरर मुझे शो कर दिया। वार्निंग एरर क्या है, ये वार्निंग है। हाउ टू फिक्स, रिव्यू द यूआरएल इन दिस रिपोर्ट, इफ द डायरेक्शन इज परमानेंट रिप्लेस द 302 रिडायरेक्ट टू दीज यूआरएल्स विद 301। 301 कहते हैं परमानेंटली मूव। तो आपको जो है यहां पर देख लेना है कि अगर थोड़ा मेरी आवाज मुझे आ रही है, थोड़ा म्यूट कर लें। देखो इसके वास्ते कोड क्या आ गया 302, और ये जा रहा है नीचे यूजर पे। यहां क्लिक करके देखेंगे कहां जा रहा। देखो मैं कौन से यूआरएल को क्लिक करा, ऑथर के यूआरएल को क्लिक करा ना, यहां पर कौन सा आ गया, यूजर का। तो ये क्या हो गया, उसको समझने में ऑथर यूजर दोनों थोड़े करीबुल मायनी बातें हैं। तो इसलिए आप क्या करना कि आपकी वेबसाइट पे आप यूजर नहीं बनना, ऑथर है तो यूजर नहीं बनना, ये अच्छी बात है। तो इसको अब मेरे को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये यूजर फरहान बाजरे को निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूजर फरहान बाजरे क्या है भाई देखो मेरी वेबसाइट पे मैं ऑथर हूं फरहान बाजरे के नाम से, फिर मैं एक एज ए सब्सक्राइबर भी जो है फरहान बाजरे के नाम से बनाया। जी जी। तो अब दोनों में कोलिजन हो जा रहा ना जी, वो कंफ्यूज हो जा रहा है। हाँ, अब देखो दूसरा एरर आ रहा 301 मूव परमानेंटली। इसको देखो क्लिक करो, https www.farhanbajrai.com। देखो यहां पर क्या था, शुरू में www. था, यहां पर नहीं है, यानी ये एरर बता रहा कि ये पेज जो है परमानेंटली तौर पर यहां मूव हो गया। मेरे को इससे कुछ भी इश्यू नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर आपको इश्यू है तो मेरी रीडायरेक्ट्स बोल के प्लगइन्स आते हैं अपने पास वर्डप्रेस पे, तो जिसको मूव करना है आप उसको मूव कर ले सकते हैं। रीडायरेक्ट्स बोल के प्लगइन आती है, और पूरे अब यहाँ पर 301 के ही रीडायरेक्ट्स हैं। तो यहाँ ये टॉपिक आपका मोटी मोटी बात इसकी हो गई।
उसके बाद देखो 302 301 हो गया, HTTPS ये हो गया, रिडायरेक्ट चेंज हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग मिसिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग मिसिंग बोले तो जो होता है, हम लोग जो नीचे फोकस की फ्रेज देने के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते ना, अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो ये एरर आएगा। तो आप आपकी पोस्ट को एडिट करेंगे और वहां जाकर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अगर आपकी किसी पोस्ट पर H1 टैग नहीं है, क्योंकि आजकल का जनरल रूल है कि आपकी वेबसाइट पर एक H1 टैग तो रहना, बाकी के H2 H3 यूज होना, सिर्फ एक ही H1 रहना। अगर वो एक भी H1 नहीं है तो आपको ये वार्निंग या एरर मिलेगा। उबर सजेस्ट में भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग, मेटा डिस्क्रिप्शन की रेंज होती है 140 से लेके 160 तक। 140 से कम आप करेंगे तो टू शॉर्ट बोलकर आएगा, और 160 के ऊपर चले जाएंगे तो टू लॉन्ग बोलकर आएगा। टाइटल टू लॉन्ग, टाइटल की भी रेंज होती है 50 से 60 या 40 से 60 तक। अगर आप जो है उस रेंज से ज़्यादा चले जाएंगे तो आपको ये एरर मिलेगा या ये वार्निंग मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो है कि हर टाइटल 60 वर्ड्स में आ जाए। तो उस वक्त आप क्या करना कि अगर आपका टाइटल बड़ा है तो आपका कीवर्ड शुरू में ले लेना। दी अल्टीमेट गाइड टू एसईओ लिखने के बजाय एसईओ लिख दिए, कोलन डाल दिए दी अल्टीमेट गाइड, तो मेरा कीवर्ड क्या हो गया, एसईओ शुरू में आ गया। तो अगर आपका टाइटल बड़ा है तो ट्राई टू यूज कीवर्ड इन द बिगिनिंग, क्योंकि गूगल में क्या होता मालूम कि शुरू का जो है काट देता। गूगल क्या करता, अगर 60 कैरेक्टर के ऊपर का हो तो वह ट्रंकेट आपके यूआरएल को काट देता है। व्हाट इज एसईओ, अगर हम ढूंढें, देखो इसका यूआरएल क्या है, व्हाट इज एसईओ है स्लग। बास का बड़ा भी होगा, बताऊंगा। नहीं ये तो जब पोस्ट करते हैं ना वहां पर स्लग बोल के ऑप्शन देता है, वहां कुछ लिखना पड़ता है। स्लग में जो है अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपका जो पोस्ट का टाइटल है वो ले लेगा। और अगर वहां कुछ लिखते हैं तो क्या वो स्लैश देकर वही दिखाई देगा? स्पेस देके लिख दो, स्पेस देके लिख दो, वो स्लैश ले लेगा ऑटोमेटिकली। जो सजेशन देना बोलेगा ये पूरे, हाँ ये सजेशन है कि यहाँ पर गड़बड़ है। आप यहाँ देख लेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन टू शॉर्ट, अफेक्टेड पेजेस देख लेंगे तो वो बता देगा कि इन 2 पेजों में मेटा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट है। इसको कहते हैं भाई साइट ऑडिट। क्या कहते हैं, साइट ऑडिट। तो आप किसी भी वेबसाइट को देखेंगे तो आप उसकी एसईओ ऑडिट करेंगे, ऐसी ऑडिट करके क्या क्या प्रॉब्लम है। नहीं बस वार्निंग रहती है, आप दो नहीं ईजी रहता, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मेटा डिस्क्रिप्शन की बात है, टाइटल की बात है, यूआरएल की बात है, ये ईजिली चेंज हो जाते हैं। आप इसको चेंज कर लेंगे तो लाजिमन, मैं बता रहा हूँ, आज से 3-4 महीने पहले जुलाई के महीने में एक वेबसाइट जो है, बहुत बड़ी वेबसाइट है हैदराबाद की, जो है न्यूज़ पोर्टल के वैसे ही समझो, उलमा के मज़ामीन भी आ जाते वगैरह। तो उनका यूआरएल क्या होता था मालूम, मसलन xyz.com/ post 1 post 2 post 3 ऐसा होता था। तो बस मैं यूआरएल चेंज करने के उनको बोला, भाई आपकी वेबसाइट तो अच्छी है लेकिन आप यूआरएल ऐसा रखते हैं। उनके यूआरएल चेंज करने से उनकी वेबसाइट जो है वो 1 महीने में उनकी वेबसाइट जो है गूगल के रैंक में कहाँ से कहाँ की चली गई। परसों मैं चेक कर रहा था, तो जुलाई के महीने में वो चेंजेस उनके हुए, बोले तो कई को हुए। बिल्कुल ग्राफ में जो है एकदम ना, जैसा बड़ी चढ़ो आती तो एकदम, अगर डेंजर चढ़ो वैसी चढ़ो आ गई। क्यों, वो P = 1 क्या समझेगा। तो बात छोटी आप चेंज करते हैं आपको बड़ा फायदा होता है, और यूआरएल में बात आप छोटा चेंज करते हैं बड़ा नुकसान भी होता है। देखो उसके बाद यहाँ पर बता रहे ट्विटर कार्ड मिसिंग वगैरह जो है, तो ट्विटर कार्ड वगैरह का मैंने तो अपन ऐसे जो टूल्स है उसमें आके सबमिट कर ले तो जो भी इशू है, हाँ इशू है, हल्लो रिसॉल्व हो जाते। इमेज फाइल साइज टू लार्ज। देखो भाई एक बात याद रख लेना, आपकी वेबसाइट अगर स्लो लोड होगी तो यूजर्स जो है गूगल एक रैंकिंग में भी नीचे कर देगा। तो आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपकी वेबसाइट पे जो आप इमेजेस यूज करेंगे वो 50 KB से 200 KB के बीच में रहना। साइज के साथ कितना रहना, 50 KB से 200 KB। तो जितना साइज बड़ा होते जाएगा आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड स्लो होते जाएगी। देखो यहाँ पर मिसिंग आल टेक्स्ट है। हाँ भाई
इमेज ब्लर नहीं होगा भाई, 200 KB के अंदर रहेगा। अरे नहीं, वो आप फोटोशॉप वगैरह से करेंगे तो इमेज बिल्कुल ब्लर नहीं होगा। बात बड़ी इमेज देखा हूं मैं बड़े वेबसाइट्स पर, और जब मैं उसको डाउनलोड किया हूं तो वो 51 KB या 55 KB की थी, बिल्कुल साफ पड़े जाए। तो वो टूल्स, तो हम कोशिश ये करना कि वेबसाइट को ना सिंपल रखेंगे तो कोडिंग कम होगी, उस पर इमेजेस कम होंगे तो जो है लोड कम होगा। हम फैंसी वेबसाइट बनाएंगे जैसे स्लाइडर्स वगैरह जो वेबसाइटों पे होता है, तो वो स्लाइडर में एक साथ 5-6 इमेज वो लोग डाल देते है ना। अगर एक इमेज भी जो है अगर 500 KB की रही सपोज, ना वो तो MBs की रहती ना, फोनों से लिए तो कितने बड़े नहीं आते आजकल इमेजेस। अगर हम 500 KB की भी बना लें तो 6 इमेजेस के कितने हो जाते, 5 6 30, 3000 KB की हो जाती, 3 MB की हो जाती। तो लाजिम बात है उतना टाइम लगेगा ना वेब पेज को लोड होने के लिए, तो टाइम को हमको बचाना है। अब ये CSS फाइल वगैरह के जो है हम उनको उतना कुछ कर नहीं सकते, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर उनके बारे में अपन क्या कर सकते कि क्या परेशानी है उसका ट्यूटोरियल देखकर हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते। या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उससे हमको बड़ा नुकसान हो रहा है तो किसी डेवलपर से कुछ सलाम दुआ कर कर, ऑनलाइन ही डेवलपर को पकड़ लेके फ्रीलांसर को सलाम दुआ कर कर उन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो robots.txt को पहले देखेंगे। आपकी कौन सी भी वेबसाइट ले लो, जैसे डिजिटल मुबशिर है ना, वेबसाइट लेने के बाद ऑब्लिक कर कर आप लिखो robots.txt, आपकी ये फाइल होगी। कौन बनाए या नाम दे दिया, दिख रहा? हाँ, तो इन्हों बना देते, हाँ प्लगइन का नाम है, तो आपकी वेबसाइट के लिए बना दिया। यूजर एजेंट बोले तो किसको आप, इस robots.txt में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं रोबोट्स के लिए। यानी ये जो क्रॉलर होते हैं, चाहे वो गूगल का हो, बिंग का हो, याहू का हो, डक का हो, किसी का भी क्रॉलर हो जो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने आ रहा है, क्रॉल करने आ रहा है, तो यहाँ पर robots.txt फाइल में क्या है, उन्हें थोड़े अहकामात मिलते। तो जो शरीफ रहते उन्हें उसकी पैरवी करते, और जो टेढ़े बिंगे लोग रहते वो उनको नज़रअंदाज करके भी चले जाते। जैसा रूल्स रहते ना भाई, तो जो शरीफ लोग होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, और जो शरारती लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, रूल्स आर मेड टू ब्रेक। तो इसी तरह जो है क्रॉलर्स भी जो होते हैं बस शरीफ होते हैं, जैसा गूगल के क्रॉलर हैं वो शरीफ हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ कह दिए कि ये पेज को नको जाओ तो वो नहीं जाएगा। तो अब यूजर एजेंट स्टार का मतलब, एस्ट्रिक का मतलब ऑल होता, गूगल का हो, कौन से भी जो है क्या बोलते हैं सर्च इंजन का हो, उनके वास्ते है। डिसअलाउ, आप अगर कोई वेब पेज को यहाँ पर लिख देंगे डिसअलाउ के बाद, यानी आप कह रहे हैं कि इस पेज को आप विजिट नहीं करना, शराफाना तौर पर मेरी पूरी वेबसाइट पर जाना, लेकिन ये डिसअलाउ के बाद जो वेब पेज कह रहा हूँ उसको आप विजिट नहीं करना, आपका उससे लेना देना नहीं है। तो शरीफ है सुन लेगा, शरीर है विजिट करेगा। और उसके बाद यहाँ पर साइट मैप आ जाता है, आपका जो भी साइट मैप है वो आ जाता है। यानी साइट मैप से क्या बात हम बता रहे हैं कि भाई देखो मेरी वेबसाइट का ये साइट मैप है, इसको देखकर फॉलो कर कर मेरी वेबसाइट को पूरा क्रॉल कर लो। साइट मैप जो है आसान होता है। आ गया ना? अब साइट मैप पे क्या है, ये पोस्ट आ गई। अब ये आपकी जितनी पोस्टा हैं उनका साइट मैप आ गया। ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट को डिलीट कर दो भाई फौरी, ठीक है? वो कई कुछ वो नहीं, अपनी वेबसाइट पे नहीं रहनी चाहिए। वर्ल्ड को बहुत हेलो वर्ल्ड, कैटेगरी कौन से उसका साइट मैप आ गया। यानी पूरा आप जो है यहाँ पर ऑथर कौन से उसका साइट मैप आ गया। तो ये चीज़ें हैं, आप कौन सी भी वेबसाइट को लिख के ऑब्लिक लिख कर साइट मैप लिख देंगे तो साइट मैप आ जाएगा, और robots.txt लिख देंगे robot.txt आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट का देखेंगे, कुछ बातें बताने की उससे आ जाएंगी। ये फरहान भाई, ये मेरा साइट मैप यहाँ खोला, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसा पेज बता रहा है। हाँ बता। मेरा तो एक ही है ना,
मैंने सिर्फ डाला है। एक पोस्ट टैग है, साइट मैप जी। रॉबोट वाला मैंने खोल के नहीं देखा। साइड में आप ये बोले ना। हाँ नहीं, ये तो पोस्ट का है। पोस्ट आपकी शायद दो, एक है, एक तो होम पेज है पोस्ट और एक ये व्हाट इज एसईओ बोलकर है, ठीक है। दूसरा जो है ये पेजेस का है, आपकी वेबसाइट के जो पेजेस होंगे ना कि ये पेज है, एक ब्लॉग का पेज बनाए थे आप। तीसरा कैटेगरी का है, आप जो है एसईओ बोल के कैटेगरी एक बनाए शायद। हाँ और पोस्ट पे जो टैग्स आप यूज करते हैं, चौथा वो टैग्स का है। अब देखिए ये इतने टैग्स आप यूज किए हैं। और पांचवा है ऑथर, आपके बारे में। अब देखो मेरी बाजरे ऑनलाइन का जो है ये रोबोट्स फाइल देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कुछ इजाफी बातें हैं। यूजर एजेंट अलाउ ये, अलाउ ये, यहाँ तो आप विजिट कर सकते, लेकिन मेरा WP एडमिन है ना, वहां पर आपको लेना देना कुछ भी नहीं है, वहां नको जाओ, ठीक है ना। WP इंक्लूड्स बोलकर भी एक आता है, उसको भी मत जाओ। एक रीडमी HTML बोल के है मेकन, वहां पर भी ना जाओ। license.txt है, यानी ये पेजेस को आप मत जाओ शराफत से, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं एक नई अलग प्लगइन से बनाया था, तो वो प्लगइन वाला जो है ये कर दिया। आप मेरी फरहान बाजरे की देखेंगे तो उसका भी कुछ अलग होगा। ये पूरे अलो और इस अलो पूरा वर्डप्रेस में करना है। हमको कुछ भी करना नहीं, वो ऑटोमेटिकली बन जाता। कभी प्रॉब्लम आई तो पहले आके रोबोट्स पे देख लेना। बाद वक्त क्या होता, हम बस प्लगइन इंस्टॉल कर दे, उसकी वजह से जो है वो प्लगइन क्या करता, बस पेजेस को हमारे डिसअलाउ कर देता। नॉर्मली मेरे साथ तो नहीं हुआ अब तक हादसा। तो वो चीज़ों को, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको इंडेक्सिंग का जो इश्यू दिखा ना, पेज इंडेक्सिंग का इश्यू जो हम ये देखें, तो वो इश्यू जो है पहले लोग जो ये लाइन के होते हैं वो सीधा पहले रोबोट्स की फाइल को देख लेते हैं। और अपन एहतियात करना कौन सी भी चीज़ को इसमें चेंज करने की नहीं रहती, आपके इल्म में रखने के है। आप जब थोड़ा इसमें एक्सपर्ट हो गए तो उसके बाद आप इसमें थोड़े मैनिपुलेशन कर सकते हैं, समझे ना। तो ये हमारा हो गया robots.txt। अब एक और वो कर ली जो आपने भी दिखाया अपना वेबसाइट के लिए, WP एडमिन में नहीं जाने वगैरह का। हाँ, नहीं मत करिए। योस्ट वाला बना दिया ना। मेरे को वो जो हुआ था ना, मेरी बात जो है, मेरे को एरर्स आ रहे थे, बहुत पहले की बात है वो, एक 11-12 महीने, 1 साल 1.5 साल पहले। तो जो है मैं गूगल कर जो है ऐसी सर्च कर लेते चले जाते ना, तो मुझे वो प्लगइन के बारे में मिला, तो वो प्लगइन इंस्टॉल करा, तो वो खुद ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को किया है। क्योंकि नॉर्मली वो जो WP के पेजेस होते हैं वो नो इंडेक्स होते हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे को कुछ वो एरर आ रहा था, मैं सॉल्व करने उधर चले गया, तो जो है उसके साथ वो बातें भी मिल गई। तो अपन को करने की ज़रूरत होती नहीं है। कभी कुछ इंडेक्सिंग इश्यू आया तो उसमें लर्निंग में अपन को बातें मालूम हो जाती। और ना आप लोग होस्टिंजर पर वेबसाइट बनाए हैं तो आपको जो है लाइट स्पीड कैशे फ्री में आता है उसके साथ, ठीक है ना। तो कैशे क्या होते हैं, नहीं कैशे के बारे में मालूम होगा ना कि व्हाट आर कैशेस, मालूम है नहीं मालूम है? कैशे नहीं पढ़ना है इसको, नहीं शे वो कुछ जो पेज है वो पहले से लोड हो जाते हैं। हाँ, आप एक वक्त मेरी वेबसाइट को विजिट कर लिए तो जितनी टाइम फर्स्ट वक्त लगती है, दूसरी टाइम उतनी टाइम नहीं लगता आपकी वेबसाइट को विजिट करने के। तो टेम्पररी फाइल्स क्या होते हैं, वो सेव हो जाते हैं। अब अगर कंप्यूटर में आगे सेव हो जाए। हाँ, कैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कॉपीज ऑफ फाइल्स इन ए कैशे और टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन सो दैट दे कैन बी एक्सेस मोर क्विकली, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज हो जाती है। नहीं, आप एक वक्त विजिट कर लिए मेरी farhanbajre.com को, सपोज आपको मेरी वेबसाइट लोड होने में 1 सेकंड लगा, दूसरी टाइम पे आधे सेकंड में लोड हो जाती है। क्यों? इसलिए आप कैशे वगैरह क्लियर करते रहते, नहीं फोन में करते रहते होंगे। टेम्पररी फाइल्स जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं और जो यूज़ करते हैं, उनकी टेम्पररी फाइल्स पूरों को डिलीट कर दिए तो फ़ोन की स्पीड भी तेज़ हो जाती है। बाद वक्त आपकी ब्राउज़र के भी पूरे कैशे वगैरह डिलीट करे होंगे, कभी सता रहा हो तो, ज़्यादा यूज़ कर लिए तो जो है पूरा ब्राउज़र को जो है कैशे डिलीट कर दिए, कुकीज़ डिलीट कर दिए, पूरा रिफ्रेश करके नया बना लिए, करे कभी
हाँ माल वो तो हम भी जब करे थे वो टाइम पे हमको भी नहीं मालूम था, अभी जहन में ये बात आ गई तो ये बात मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर मैं ये रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। तो लाइट स्पीड कैशे अपने पास होता है, उसको देखो करने का कुछ भी नहीं रहता, वो बस रहता है। तो अपनी बाज़ वक़्त जब प्रॉब्लम अपनी वेबसाइट पर हो रही है तो वो टाइम पर क्या करना है मालूम होता। तो अब देखो भाई एक चीज़ है कि अब जो बातें आप सीखेंगे ना, असल बातें आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद सीखेंगे। अब जब आपके पास इंडेक्सिंग इश्यू आया, आप उसको सॉल्व करें, नहीं वो रेयरली आता है, आपकी वेबसाइट बड़ी होगी तो आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है ना। तो आपकी वेबसाइट पर आप कंटेंट डालिए, आपको इश्यूज आएंगे, उन इश्यूज को जो है आपके 7 दिन का प्लान भी ना, और वेबमास्टर AHREF का जो फ्री वेबमास्टर टूल है उस पर आपकी वेबसाइट को रखिए, और उन्हें जो एरर्स बता रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए उसके वो एरर्स के बारे में आज जो आप लोगों को समझाया हूँ, 3-4 महीने से वो एरर्स के बारे में वीडियो बनाने का दिल में इरादा था कि बाज़ाब्ता जो है वो एरर्स को समझाऊं। ऐसा मतलब मूड ही नहीं बन रहा था, आज बन गया, बना दिया। अब मतलब कि आप लोगों की क्लास में बन गया, समझा दिया। तो उसमें जो है बाज़ एरर्स आपको जो है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर स्पेशलिस्ट का सबसे बड़ा दोस्त फेसबुक नहीं होना चाहिए बल्कि गूगल होना चाहिए। हम सर्च इंजन के दोस्त ना। तो आप जो है कुछ भी मसला आया उसको सर्च करेंगे, सर्च करके ढूंढेंगे, और मैं कह रहा हूं ना नोट कर लें कहीं पर जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में पहले मैं नहीं किया हूं, अब कर रहा हूं। जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं उसको नोट कर लें, और वही आपकी वेबसाइट की पोस्ट भी बन जाएगी, समझे। आप एक एरर सॉल्व करें, उसके बारे में लिख दीजिए, 4-5 लाइन लिख दीजिए। जब मूड बना बड़ी पोस्ट लिखिए, या वही 4-5 लाइन को लिंक्डइन पर डालिए। मैं कहता हूं ना अपनी फॉलोइंग, अपने पहले वेबसाइट को स्ट्रांग करना, साथ में लिंक्डइन पर डालना। छोटी पोस्ट हो तो लिंक नहीं डालना, ये डाल दो। डेली देखो भाई कुछ तो आपकी लर्निंग में इजाफा होना, सीधी सी बात। जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिकल कीजिए, समझे। और जो मेरी वेबसाइट को हैंडल करना चाह रहे हैं, डेडिकेशन बताएंगे, तो पर्सनली मेरे पीछे लगें। अगर आपको दिलचस्पी है तो मैं दूंगा, ना आप टाइम पास करें ना मैं टाइम पास करूं, क्योंकि आपको दूंगा तो मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, कुछ गाइडलाइंस देकर दूंगा। जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हो तो वैसा काम करने के मैं गाइडलाइंस दूंगा, आप उस हिसाब से जो है उसके ऊपर काम करेंगे। नहीं तो जो है वो मेरी वेबसाइट है वो जैसे भी चल रही है, मुझे तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर है मसला, समझे ना। तो आपको अगर अपने एक्सपीरियंस में किसी वेबसाइट पर काम किए हैं बोलकर रखना है आपकी वेबसाइट के अलावा, क्योंकि कंटेंट आपकी वेबसाइट पे आए तक आपको टाइम लगता। तो डेली बेसिस पे कुछ काम आप 1 घंटा आधा घंटा जो है कुछ देना चाह रहे हैं तो मैं अपनी वेबसाइट आप लोगों को दे सकता हूँ, मगर शर्त ये है कि डेली मुझे फीडबैक मिलना कि आज ये काम हुआ, ये है, आपके कंटेंट ऐसा है, इसको ऐसा करना है, ये चेंजेस कीजिए, वो चेंजेस कीजिए वगैरह बोलकर आपको ऊपर लाना है। वो पूरा आपके हाथ में दे दूंगा, मगर साल के हाथ में ऐसा मुर्दा होता है, तो वो चीज़ आप, या मैं किसी नए प्रोजेक्ट में चल रहा हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। 2-3 प्रोजेक्ट फ्री के हाथ में है मेरे भी, तो उसमें भी काम मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।